सोनम वांगचुक, जब जब ये नाम हम सुनते हैं, छवि बनती है एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने बेहतर शिक्षा के लिए काम किया, जो खुद 9 साल की उम्र तक पढ़ नहीं पाए क्योंकि उनके गाँव में, लद्दाख में स्कूल नहीं हुआ करता था उनके गाँव में। लेकिन बेहतर शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया, उन्होंने पर्यावरण के लिए काम किया। आज उनकी पत्नी डॉक्टर गीतांजलि जे आंगमो हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। गीतांजलि जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मंच पर। धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। आपको बता दें, सोनम वांगचुक अब 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, वो जेल में हैं और गीतांजलि जी जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में ढाल बनकर उनका केस लड़ती हुई नज़र आ रही हैं। आपको बता दें, आज बात सिर्फ़ गीतांजलि वांगचुक एक पत्नी से नहीं होगी, बल्कि एक एजुकेशनिस्ट, एंटरप्रेन्योर, एक कराटे ब्लैक बेल्ट से भी होगी। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि ये जो 100 दिन की यात्रा रही, ये निजी यात्रा कैसी रही? मुश्किल भरी रही ये यात्रा आपके लिए? तो आज एग्जैक्टली 108 दिन हुए हैं और हाँ, ये 100 दिन काफ़ी चैलेंजिंग रहे हैं क्योंकि ना सोनम ने ना मैंने कभी ये सोचा था कि उनको एनएसए के तहत जेल में डिटेन किया जाएगा और ऐसा कोई हमने प्लान नहीं बनाया था कि इसको कैसे डील करना है। तो काफ़ी चैलेंजिंग और मुश्किलों से भरा हुआ तो रहा है, पर इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सोनम के लिए, हमारे काम के लिए इतना ग्राउंड पे इतनी गुडविल है कि ये चैलेंजेस को डील करने के लिए बहुत सारा सपोर्ट भी हमें मिलता रहा है ग्राउंड से। और हाँ, पिलर टू पोस्ट भागना, बहुत चीज़ों को एक साथ हैंडल करना, हर हफ्ते दिल्ली से या कहीं और से जोधपुर जाना, ये सब काफ़ी मुश्किलों से भरा हुआ एक सफ़र रहा है। अच्छा, इन 108 दिनों में कितनी बार आपकी मुलाकात हो पाई सोनम जी से और क्या बात हुई? कैसे हैं वो? सब लोग जानना चाहते हैं। तो जैसे अराउंड अभी 12 हफ्ते हुए हैं, तो हर हफ्ते 2 घंटे 2 बार मिलने का मौका मिलता है, 1-1 घंटे का। तो टोटल 24 बार ही हम मिल पाते वैसे भी। और उसमें से मैं अराउंड मैं 16 या 17 बार मैं मिली हूँ, हर हफ्ते में एटलीस्ट 1 बार। और अलग अलग किस्म की बातें होती हैं। शुरू शुरू में तो कैसे ये केस को डील करना है, फिर जो लद्दाख की मांगे हैं और हयाल के भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। फिर जो भी मुझे इंस्पायरिंग लगता है उनको किताबें देना, या वो जो पढ़ाई करते हैं उसके आगे उनको क्या चाहिए होता है। तो अलग अलग तरह की बातें होती हैं, लेकिन बहुत समय तक हमने बहुत एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट पोर्ट्रे किया था। मैंने सुना कि आपने श्री अरबिंदो की किताबें जो हैं, वो भी सोनम जी को दी। हाँ, तो एक दिन मुझे ये ख़्याल आया कि जो भी ग्रेट लीडर्स हैं, जिनको इम्प्रिजनमेंट हुई थी अलग-अलग कारणों की वजह से, चाहे वो श्री अरबिंदो हों, चाहे नेहरू हों, चाहे गांधी जी हों, तो उनकी किताबें सोनम को दी जाएं। तो श्री अरबिंदो की नेशनलिज्म पे किताबें, उनके अलीपुर जेल का एक्सपीरियंस, और जयप्रकाश नारायण की किताबें, और नेहरू की ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह सब मैंने उनको दी हैं, क्योंकि सोनम भी खुद किताब लिख रहे हैं जेल में। उसका नाम है, किताब लिख रहे हैं? हाँ, उसका नाम है फॉरएवर पॉजिटिव। और उनको इंस्पायर करने के लिए मैंने ये बहुत सारी किताबें दी, और हिस्ट्री को पढ़ने के लिए नेशन बिल्डिंग पर किताबें, फ्यूचर में क्या क्या हम काम कर सकते हैं उस पे। तो बहुत पॉजिटिव वे से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को रीबिल्ड करें। ये जो, क्योंकि एडवर्सरीज़ जो मुश्किलें आती हैं वो तो हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उसको कैसे डील कर सकते हैं, उसमें से कैसे निखर के बाहर आ सकते हैं, उसको कैसे एक मीन्स फॉर प्रोग्रेस बना सकते हैं, तो हमारे हाथ में है। और वैसे भी मेरा तो ये दृढ़ विश्वास है कि कुछ भी हमारी लाइफ में बिना कारण के, बिना वजह के नहीं आता। तो अगर भगवान ने एक्सपीरियंस दिया है, तो इसको एक पॉजिटिव आउटलुक से, एक रेजिलियंस के साथ कैसे यूज़ कर सकें, ताकि हम और स्ट्रॉन्ग और समझदार और वाइज बनकर इससे निकलें। तो ऐसी किताबें मैं उनको देती हूँ, बहुत पॉजिटिव भी, जैसे जॉनथन लिविंगस्टन सीगल
और जहाँ भी री-इन्वेंट खुद को करने की बात आती है या नया कुछ समझने की बात आती है, तो हाँ, ऐसी सारी किताबें। उस किताब का नाम है फॉरएवर होपफुल। फॉरएवर पॉजिटिव, फॉरएवर ये एक पॉजिटिव। वर्किंग टाइटल है। हाँ। जो पूरा उनका जेल का एक्सपीरियंस उसके बारे में वो लिख रहे हैं। हाँ, लेकिन असल काफ़ी में पब्लिशर्स ने भी उसको एक्सेप्ट किया है पब्लिश करने के। लेकिन असल में कितने होपफुल हैं वो? बड़ा क्योंकि मुश्किल होता होगा स्पेशली जब कोर्ट में केस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, उस बीच कितना होप, कितनी उम्मीद वाक़ई में बची है उनमें इस वक़्त? बहुत होपफुल है, क्योंकि फाइनली सत्य की जीत होती है, ये हमें दृढ़ विश्वास है। और आ, अगर हम टाइम को अपना फ्रेंड बनाते हैं, तो इट्स ऑलवेज बेटर दैन टू बी एंग्शियस या रेस्टलेस या इम्पेशेंट। तो बोथ ऑफ अस, हम बहुत ही होपफुल हैं, बहुत पॉजिटिव हैं इस केस के फाइनल अंजाम के लिए भी, और ये जो एक्सपीरियंस हमें किस चीज़ के लिए किस तरफ ले जा रहा है उसके लिए भी। गीतांजलि जी, जब आप मुड़कर अब देखती हैं, आपको लगता है कि सितंबर में जो हिंसा हुई, उसमें कुछ बदला जा सकता था? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते थे, जिस वजह से वो हिंसा जो है रुक सकती थी, ना होती? ऐसा लगता है सोच के? हाँ, डेफ़िनेटली किया जा सकता था, और ये गवर्नमेंट की तरफ से अलग अप्रोच लेने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये चौथा या पाँचवा प्रोटेस्ट था जो सोनम कर रहे थे, और सारे प्रोटेस्ट बहुत पीसफुली हुए हैं, पदयात्रा भी बहुत पीसफुल हुई है। तो कभी ऐसी सिचुएशन नहीं हुई। तो इस बार क्या हुआ? तो इस बार यही हुआ कि सीआरपीएफ ने अनड्यू फोर्स यूज़ किया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। एक तो ये पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, और गोलियां चलाने की और टीयर गैस जलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जिसकी वजह से ये एस्केलेट हुआ। तो हाँ, इसको अलग तरीके से किया जा सकता था, क्योंकि कोई वजह नहीं है कि 4 युवाओं की जानें इसके लिए जाएं, और सोनम जैसे इंसान को, और अभी भी कुछ लोग हैं जिनको डिटेन किया गया है, वो किया जाता, और बहुत जनों को बेफजूल 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था काफ़ी हफ्तों के लिए। तो ये सब इतना फोर्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नहीं, लेकिन मैं आपके नज़रिए से ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप कुछ ऐसा अलग कर सकते थे? क्या आपकी अपील या जो आप या सोनम जी जो भाषण दे रहे थे, जो बात अपनी कह रहे थे, क्या वो कुछ अलग तरीके से होती तो ये हिंसा ना होती, ऐसा लगता है आपको? सोनम हमेशा से ही गांधीयन वे से प्रोटेस्ट करते थे, और यूथ को ये पसंद नहीं आ रहा था कि 5 साल हो गए हैं, ये गांधीयन वे से कुछ हो नहीं रहा। तो मतलब हमारी तरफ से या सोनम की तरफ से क्या अलग किया जा सकता था, वो तो नहीं मुझे पता, क्योंकि हाँ, ये है कि प्रोटेस्ट जो वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि टॉक्स के लिए नहीं बुला रहे थे। तो मुझे तो हर चीज़ में ये नज़र आता है कि एमएचए टॉक्स के लिए इतना डिले अगर ना करता, क्योंकि अक्टूबर की जब डेट दी गई तो यही लोगों को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से वो भड़क गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा सोनम और जो लीडर्स हैं वो और समझा सकते थे लोगों को कि हो रहा है, या पर एमएचए का जो 6 साल का डिले था, और जो सीआरपीएफ का अननेसेसरी फोर्स था, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट उसने किया, ये जो इवेंट जो एस्केलेट हुआ। लेकिन पहले तो सरकार और सोनम वांगचुक के बीच में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सोनम वांगचुक भी सरकार की तारीफ करते थे, मोदी सरकार की तारीफ करते थे, और जब हम देखिए सोशल मीडिया भी स्क्रॉल करते हैं, सर्च करते हैं, स्पेशली एक्स पर, ट्विटर पर, तो सोनम वांगचुक और आप पर जब हम शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो सामने आता है 15 मार्च 2023 का एक ट्वीट। ट्वीट किसने किया था? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। आप और सोनम वांगचुक जी दोनों साथ में उनके थे, हंसी खुशी फोटो जो है वो खिंचाई जा रही थी, और वो ट्वीट में लिखते हैं, वंडरफुल कॉन्वर्जेशंस विद सोनम वांगचुक एंड हिज वाइफ गीतांजलि जे आंगमो, और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं आपको, अप्रिशिएट द पैशन, थॉट्स एंड ड्राइव फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। आपने जो बेहतर शिक्षा के लिए काम किया उसको वो सराहा भी रहे थे। क्या बदल गया ऐसा
2023 में 23 तक तो सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है। तो अगर आप मैपिंग करेंगे तो सोनम का पहला जो अनशन था वो जनवरी 2023 में हुआ, जो कि खरदुंगला पास पे हुआ। तो वो शुरुआत थी इस चीज़ की। और ये जो गवर्नमेंट सराह रही है और या सोनम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, तो आप अगर ये भी रिसर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि मैं और सोनम किसी भी पार्टी को हम क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। और कोई भी पार्टी हो, हम जो अच्छा काम करता है हम उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का और एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशन का यही काम होता है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, ताकि वो एक छोटे से प्रोटोटाइप को एक पॉलिसी में बदल सके और लार्ज स्केल उसका वो डेवलप कर सके। और कोई भी पार्टी हो जो अच्छा काम कर रही है उसको सपोर्ट करना हमारी ड्यूटी है, हमें ऐसा लगता था। और इसीलिए आपने देखा हो कि अलग अलग पार्टीज़ जब पावर में थी तो सोनम को अवार्ड्स मिलते आए हैं। और कोई भी हम हमेशा से हमारा जो स्टांस है वो पॉलिटिकल रहा है। और हमने कुछ भी कभी पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश नहीं की। अभी भी जो सोनम प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, वो एक मैनिफेस्टो को याद दिलाने का तरीका था। क्योंकि जब वो बिल्कुल हमें बुला नहीं रहे थे, या जो उन्होंने अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था 2019 और 20 के इलेक्शन में, जब वो प्रॉमिस नहीं कर रहे थे तो सोनम उनको ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि आपको 6 शेड्यूल और ये स्टेटहुड जो आपने प्रॉमिस किया था आपको देना चाहिए, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इलाका है बोथ फ्रॉम जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू और एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। और लोगों की ये 70s से पहले की ये मांग रही है, 1950s से, जब इंडिया को लद्दाख को कश्मीर के साथ एक ही स्टेट में डाल दिया गया। तो सोनम ने बहुत प्यार से ये गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश की कि ये लोगों की मांग है और अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आप हार जाएंगे। और वैसा ही हुआ, पिछले एमपी इलेक्शन में बीजेपी हार गई। तो ये कोई एंटी गवर्नमेंट स्टांस नहीं था या ऐसा कुछ नहीं था। ये एक सिटीज़न जो कि वेल मीनिंग है सिटीज़न, और वो गवर्नमेंट को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि आप अपने प्रोमिसेस को पूरा करिए और आप लोगों के साथ विश्वासघात मत करिए, बिट्रे मत करिए, क्योंकि आप अगली बार फिर नहीं जीत पाओगे। तो इसी को गवर्नमेंट ने पॉजिटिवली ले सकते थे इसको, पर उन्होंने इसको जैसे एक एंटी बीजेपी जैसा देखा। लेकिन इसको अगर पॉजिटिवली देखते और इसको रिजॉल्व करते शुरू में ही, तो अभी ये इतना गहरा और दर्दनाक मुद्दा नहीं बनता। लेकिन इस दौरान सोनम वांगचुक की सरकार से, सरकार के प्रतिनिधियों से वन ऑन वन कितनी बार बातचीत हुई है? 2023 से ही अगर हम मान लें और 2025 के बीच में कितनी बार बात हुई? नहीं, ये 6 शेड्यूल और इस पे तो वन ऑन वन कभी नहीं हुई, क्योंकि एक एपेक्स बॉडी बनाई गई थी जो कि लीडर्स थे वो बात करते थे, और सोनम इस बॉडी में भी नहीं थे, वो बाहर से सपोर्ट करते थे। और लेकिन जैसे आपने धर्मेंद्र प्रधान जी की बात की, वैसे एनर्जी मिनिस्टर्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़, डिफेंस मिनिस्ट्री, आर्मी के लिए जो हम काम कर रहे थे वो हम ज़रूर मिले हैं, और हर एक ने हमारे काम को काफ़ी सराहा भी है। और यूजीसी ने भी हमारी यूनिवर्सिटी को एक रोल मॉडल बताया। अभी भी जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी उसने भी हमारी यूनिवर्सिटी को एक रोल मॉडल का दर्जा दिया है कि जो सारी यूनिवर्सिटीज़ इसको फॉलो कर सकती हैं। तो हमारा काम जो भी हम कर रहे थे वो हमेशा से ही रिस्पेक्ट किया गया है, अप्रिशिएट किया गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये सिर्फ गवर्नमेंट को किसी वजह से अपने प्रॉमिस से यू टर्न लेना है। उनको जो उन्होंने प्रॉमिस करके जीते थे उसको वो नहीं देना चाहते थे, और उन्हें लग रहा था कि सबसे स्ट्रॉन्ग वॉइस इसमें सोनम वांगचुक की है, और उनको अगर डिटेन कर दिया जाएगा तो ये सारा मूवमेंट वीक हो जाएगा। तो इसकी वजह से ही हुआ है, और कोई ख्याल के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो प्रॉब्लम खड़े किए गए हैं पिछले 2 हफ्तों में और पिछले 1 साल में, वो हमारे ऊपर प्रेशर डालने के लिए, चाहे वो लैंड वापस ले जा रहे हैं या सीबीआई रेड करवा रहे हैं, ये सब टैक्टिक्स हैं मशीनरी को यूज़ करके हमें
वीक करने के लिए मेरा या अगला सवाल यही था, जो लैंड की बात हो रही है, जो 2018 में सोनम और आपके जो ख़याल है, 60 हेक्टेयर गवर्नमेंट लैंड जो है वो दिया गया था, लेकिन 2025 अगस्त के महीने में अलॉटमेंट जो है वो अचानक कैंसल हो जाती है। क्या इसका सोनम की गिरफ्तारी से कोई लेना-देना है? क्या इसके तार उस लैंड जो अलॉटमेंट हुई थी फिर कैंसल हुई उससे जुड़ते हैं? हाँ, ये सब प्रेशर टैक्टिक्स है कि परेशान करो ताकि वो यू नो परेशान होके आपके साथ समझौता कर लें। लेकिन चूँकि हमने समझौता नहीं किया और हमने हर चीज़ को फेस किया, तो वो गहरे-गहरे आरोप होते गए। और ये लैंड भी जो है हमारी तरफ से बहुत चिट्ठियाँ हैं उनके पास कि ये अब लीज़ डीड साइन करिए, अलॉटमेंट जो किया था। लेकिन उन्होंने ही कहा कि हमारी अभी तक पॉलिसी नहीं बनी है, और उन्होंने मैं एनओसी भी दिया हुआ है जो कि मैंने काफ़ी शेयर कर चुकी हूँ मैं मीडिया को। तो अभी हम उसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में, ये जो अलॉटमेंट को कैंसिल किया है। तो और क्या बाकी होने भी वाला था उस ज़मीन पर जो गवर्नमेंट ने अलॉट की थी? क्या एग्ज़ैक्टली उस पर ये होने वाला? हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव जो लद्दाख है हमारी यूनिवर्सिटी, उसी पे बनी है। उसी पे 2 लाख स्क्वायर फीट हमने कंस्ट्रक्ट किया है, 500 बच्चे से ज़्यादा पढ़ के जा चुके हैं। लेकिन उनका ये गलत आरोप है कि जिस वजह के लिए दिया गया था, वो वजह अभी तक आपने वो यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है और आपने लीज़ डीड साइन नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी बनी है, बच्चे पढ़ के गए हैं, और सेकेंडली लीज़ डीड इसलिए नहीं साइन हुई क्योंकि आज तक लीज़ पॉलिसी ही नहीं बनी है लद्दाख के यूटी बनने के बाद। सोनम वांगचुक पे एनएसए जैसे गंभीर केस जो है उन पर दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई, यानी देश को खतरा। इतने गंभीर आरोपों को आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे डिफेंड कर रही हैं? कपिल सिब्बल आपके लॉयर हैं। हाँ, तो ये तो बहुत ही एक जैसे आपने कहा गंभीर और ड्रैकोनियन एक्ट है एनएसए, और ये तो स्मगलर्स और टेररिस्ट के लिए होता है। और सोनम तो किसी एंगल से टेररिस्ट और ये नहीं है, देश के लिए खतरा नहीं है। वो तो देशभक्त हैं सबसे बड़े, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ग्रास रूट इनोवेशन, एजुकेशन, एनवायरनमेंट के लिए स्पेंड की है। तो जैसे ही हमें डिटेंशन ऑर्डर मिला, जो कि 11 दिन बाद मिला था, अक्टूबर 7 को मुझे मिला, तो हमने देखा कि जिन वजह से उस वो डिटेन किए गए हैं, जो उन्होंने वहाँ पर रीज़न्स बताए हैं, वो बहुत ही गलत हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं, फ्लिम्जी हैं, फ्रिवलस हैं और मैलिशियस भी हैं। तो उसको सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइट करने का हमने डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि एक तो 11 दिन तक वो कहाँ थे पता नहीं था, तो हेबियस कॉर्पस में आपका ये हक है जानने का कि किसी को आप लेके गए हैं। फिर जब हमने वो डिटेंशन ऑर्डर देखा तो उसमें बहुत सारी लैप्सेस थी, चाहे वो प्रोसीजरल हो, चाहे वो मेरिट पे हो। तो उन सब चीज़ों को अभी हम फ़ाइट कर रहे हैं, और अभी भी हियरिंग्स हो रही हैं। नेक्स्ट डे 29 को है, और काफ़ी हमारा, अगर ये पॉलिटिकल भी केस ना होता तो ये ओपन एंड शट केस है। अभी तक ये इतना समय, इसको 108 दिन नहीं लगने चाहिए थे, 1 महीने में ये रिज़ॉल्व हो जाना चाहिए था। पर क्योंकि इसके पॉलिटिकल कॉनोटेशंस हैं, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो भी डेट पे डेट लेते रहते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया है, तो पिछले बार जजेस ने भी उनको कहा कि आप ऐसा इतना डिले नहीं कर सकते हैं, हेबियस कॉर्पस है। तो होपफुली अभी 29 से जल्दी ही ये केस ख़त्म होगा। और क्योंकि इस केस में कोई मेरिट नहीं है, तो शायद डिले टैक्टिक्स ही एक उनका बन जाता है, एक तरीका इसको वो करने का। अच्छा, आपने ये भी आरोप लगाया कि आपको ऐसा लगता है कि आप पर जासूसी हो रही है, किसी तरह की सर्विलेंस जो है वो राज्य या केंद्र सरकार जो है वो रख रही है आप पर, ऐसा लगता है तो आपको? शुरू में तो फिज़िकली था, गाड़ी पीछा करती थी और हमेशा कोई ना कोई जहाँ मैं जाती थी वो आईबी के लोग खड़े मिलते थे। फिर हमने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट 15 अक्टूबर को। तो फिर वो एक्सेप्ट हुआ, तो उसके बाद फिज़िकली तो नहीं है, आई होप कोई फॉलो नहीं कर रहा, सर्वेल नहीं कर रहा है, लेकिन फ़ोन शायद टैप्ड हो सकता है, तो ये मुझे केयरफुल रहना पड़ता है। हेलो मैम, इस बातचीत को सुन रहा था मैं, और इसमें बार-बार एमएचए की बात आ रही थी, और वो बनता भी है, चूँकि
वहाँ एलजी बैठे हुए हैं और तमाम व्यवस्थाएं वैसे ही चल रही हैं। लेकिन बार-बार की बातचीत में एक व्यक्ति का नाम छूट रहा था, जिसको मैं लाना चाहता हूँ अपनी तरफ से। कहीं न कहीं तमाम बातचीत, तमाम सब कुछ हो रहा था, उसके बावजूद भी सोनम वांगचुक और देश के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह के बीच में कहीं न कहीं कड़वाहट दिखी। क्योंकि सोनम वांगचुक जो माँग करते थे या जो बयान देते थे, उसको लेकर केंद्र सरकार हाल के दिनों में या बीते कुछ सालों में जब वो पैदल चलकर भी दिल्ली तक आए और दिल्ली के बॉर्डर से पहले ही गिरफ्तारी हो गई, फिर वो लद्दाख भवन में बैठ गए स्ट्राइक पे। तो ये सब कुछ होता रहा और उसमें बार-बार अमित शाह का नाम आता रहा और एक वीडियो है जिसमें वो हवाला ये देते हैं कि अ, अमित शाह ने कहा था कि प्रधानमंत्री भी कहेंगे तो लद्दाख को 6th शेड्यूल नहीं दूँगा। तो क्या ये वो कड़वाहट है जो अब इस तरीके से दिखाई पड़ रही है कि जो सिस्टम जिस सिस्टम पर आप आरोप लगा रही हैं प्रेशर बनाने का, वो सिस्टम अब आपको क्रब कर रहा है? तो ये सारी जो इश्यूज होती हैं देश में, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर बिल्कुल। आती हैं। तो इसीलिए अमित शाह जी का नाम लिया जा रहा है। और जब एपेक्स बॉडी में सोनम को इंक्लूड भी किया गया जुलाई में, क्योंकि कुछ सीनियर लीडर्स ने रिज़ाइन किया, तो टॉक्स की जब बात हुई तो ये पता चला कि एमएचए में ने कहा कि ऊपर से ये डिसीजन आया है कि सोनम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा टॉक्स में। वैसे तो सोनम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने कहा कि आप मेरे बिना भी जाओ, पर ऊपर से तो वही एक नाम की तरफ पॉइंट करता है। और बहुत सारे हमारे जो सीएसआर के प्रपोजल्स थे जो कि साइनिंग स्टेज पे थे एमओयू में, तो वो भी कैंसिल हो गए लास्ट मिनट में। तो जब क्योंकि वहाँ पर हमारे दोस्त थे तो हमने पूछा, तो उन्होंने भी बताया कि ऊपर से एमएचए में से ये आया है। तो ये सारी चीज़ें मिस्टर अमित शाह को ही पॉइंट आउट करती हैं और इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी एमएचए को भी और ऊपर जो भी है जो ये कर रहा है कि इस हर इशू को फोर्स या पावर से सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से डायलॉग और डिस्कशन से सॉल्व हो सकती हैं। और सोनम वांगचुक कोई डरावने या देश हित में ना सोचने वाला इंसान नहीं है, और वो एक साइंटिस्ट हैं और बहुत एक रीज़नेबल इंसान है। और अगर वो अनशन कर रहे थे तो इसलिए ताकि लोगों का एमएचए का इस पे ध्यान जाए कि ये बहुत बात आगे निकल गई है। जो आप डिले कर रहे हो टॉक्स के लिए, ये डिले करना ज़रूरी नहीं है। ये एक ही मात्र तरीका रह गया था इस मुद्दे पर अटेंशन लाने का, लेकिन इसको ऐसे फोर्स यूज़ करके अपने जो डिस्पोजल में पूरी की पूरी मशीनरी है, अलग अलग एजेंसीज़ हैं, वो ही एक तरीका नहीं है जो कि वो हर जगह बाकी जगह यूज़ कर रहे हैं और शायद सफल भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनको अलग तरीका निकालना होगा। यहाँ पर जो इंसान गांधीयन वे से बिलीव करता है, जो कभी प्रोटेस्ट में वायलेंस नहीं लाएगा या कभी आप पे वो नहीं कहेगा, उसको आप अलग तरह से डील कर सकते हो उस सोल्यूशन को। और ये सिर्फ सोनम की बात नहीं है, गांधीयन वे से पूरे लद्दाखीज जो हैं वो एक ऐसी कौम है जो कि बहुत शांति प्रिय है। जो प्रोटेस्ट में भी आते हैं तो वो बुद्धिस्ट चांटिंग करते हैं, वहाँ पर बुद्धिस्ट गाने अपना वो मंत्र चांटिंग करते हैं। तो ऐसे इलाके के साथ आप डील नहीं कर सकते हो जैसे आप बाकी जगहों पे करते हो, जहाँ फोर्स और स्ट्रेंथ यूज़ करते हो। तो ये विजडम होना, डिस्क्रिमिनेशन होना कि किस इलाके को कैसे हैंडल करना है ताकि वो सॉल्व हो चीज़ को, ना कि कितना बड़ा मुद्दा बने। तो ये विजडम शायद एमएचए में जो भी है ऊपर का इंसान, उसको ये सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि हर एक मुद्दे को एक ही तरीके से नहीं हैंडल किया जा सकता। कभी सोनम वांगचुक ने आपसे कहा निजी बातचीत नहीं सही, जो एमएचए के बड़े व्यक्ति हैं या ऊपर से जिनका ऑर्डर आता है, उनके बारे में कभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा है आप लोगों के बीच में? मेरी जानकारी में कोई सार्वजनिक मुलाकात मेरे ध्यान में नहीं है कि 1 टू 1 कभी उनसे उनकी मुलाकात हुई है। आपके ध्यान में हो तो बताइए कि कभी वो उनकी मुलाकात हुई हो, कभी कोई बातचीत हुई हो इन घटनाओं से पहले भी? उनसे डायरेक्टली तो नहीं हुई, लेकिन उनके भेजे हुए जो आईबी के ऑफिसर्स हैं
उन्होंने सोनम से डेफिनेटली बात की है और सॉल्यूशन सोनम ने बताया है कि कैसे किया जा सकता है। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है और हर चीज़ का पीसफुली सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले चाहिए कि जिसको हम हिंदुइज़्म में पूर्व पक्ष कहते हैं, मतलब दूसरे इंसान को समझना और उसको सहानुभूति के साथ समझना, तो यही इसका सॉल्यूशन हो सकता है, नहीं तो ये बिगड़ता जाएगा ये मामला। ठीक है। जो इस बिगड़ने की तरफ आप इशारा कर रही हैं, चूँकि लद्दाख एक बहुत सेंसिटिव इलाका है, इसकी महत्वता तो आप भी समझती हैं, चूँकि आप तो वहीं की रहने वाली हैं। वो जिस तरह से एक तरफ से पाकिस्तान, दूसरी तरफ से चाइना, कई तरह की चुनौतियाँ हैं। ऊपर से अब जैसे पॉलिटिक्स चेंज हुई है, जो घटनाएँ हुईं, क्या आपको ये लग रहा है कि सरकार उसके नाम पे इन सब चीज़ों को दबा रही है, या वाक़ई में वहाँ एक एक्चुअल ग्राउंड थ्रेट है, जिसके कारण ये 6 शेड्यूल पर बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है, या सरकार कोई उस तरह की लिबर्टी अब वहाँ नहीं रखना चाहती है, जिससे देश के इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को खतरा हो? नहीं, ये गवर्नमेंट को भी पता है कि लद्दाखीज़ बहुत ही पेट्रियोटिक हैं। बिल्कुल। आज तक जितने भी वहाँ वॉर्स हुए हैं, चाहे कारगिल का हो, चाहे उसके हाँ, पहले, बिल्कुल। तो वहाँ लोकल्स ने ही उतना ही सपोर्ट दिया इंडियन आर्मी को और उतने ही शिद्दत से उन्होंने वहाँ उसमें भाग लिया जितना कि इंडियन आर्मी ने लिया हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये इशू बॉर्डर एरिया के उससे रिलेटेड है। मुझे तो ये सरासर एक कमर्शियल इशू लगती है कि वहाँ की वहाँ की ज़मीन है और वहाँ की जो माइंस हैं, वो शायद उद्योगपतियों के साथ उसका कुछ या तो हो चुका है या कोई चर्चा चल रही है जो कि गवर्नमेंट को इम्पैक्ट करेगी। जैसा कि अभी बहुत सारे और जगहों पे भी देखने को मिल रहा है, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, तो वहाँ का लैंड बिना ज़िम्मेदारी के, बिना वो गवर्नमेंट उस पर जो अब मनमर्जी करना चाहती है। तो मुझे तो ये इसमें ज़्यादा डेमोग्राफिक इशू से और जियोपॉलिटिकल इशू से ज़्यादा मुझे बस कमर्शियल इंटरेस्ट। तो ये मतलब आप ये कह रही हैं कि उद्योगपतियों के हाथ में लद्दाख को बेचने की कोशिश हो रही है, ऐसा कुछ आप कहना चाह रही हैं? हाँ, यही है मेन मुद्दा जो हमारी समझ में आया है, क्योंकि बाकी और किसी तरह और सोनम इस रास्ते का रोड़ा है। सोनम एंटी डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है, वो एंटी उद्योगपति भी नहीं है। उनका बस ये कहना है कि लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डिसाइड करें कि क्या डेवलपमेंट चाहिए, और जो लैंड और ज़मीनों की हम बात कर रहे हैं वो हम एक साथ बैठ के डिसाइड करें कि वो चरवाहों की ज़मीन ना हो, जो यूज़ हो रही है वो ना हो, वो ऐसी ज़मीन हो जो कि ऐसी बंजर पड़ी है। तो ये डायलॉग और डिस्कशन से होना चाहिए, ये नहीं कि वन साइडेड यूनियन ऑफ इंडिया डिसाइड करती है थ्रू एलजी कि ये करना है और बिना लोगों को साथ लेते हुए। ये किसी भी डेमोक्रेसी में ये तो सरकार को क्या इस बात से भी बहुत दिक्कत रही है कि लद्दाख के माइंडसेट पर कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक हावी हैं, क्योंकि जब भी प्रोटेस्ट होगा, जब भी इस तरह के आंदोलनों की बात होती है, तो सोनम उसके ध्रुव केंद्र में आ जाते हैं। लद्दाख की पहचान के तौर पर भी सोनम वांगचुक को पहचाना जाता है कि लद्दाख का जब भी नाम आएगा तो सोनम वांगचुक का नाम जुड़ जाता है। जब भी कोई इको फ्रेंडली या नेचर के हैबिटेट से तैयार की गई ऐसी चीज़ जो देश के काम आ सके, जब उसकी बात आती है तो सोनम वांगचुक का नाम जुड़ जाता है। तो इस बात से आपको लगता है कि सरकार को समस्या है कि लद्दाख की पहचान सोनम वांगचुक नहीं हो सकते हैं, उसको हटाने, उसको कम करने की ज़रूरत है? देखिए, सोनम अपने आप को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक एजुकेटर और शिक्षक मानते हैं, और सेकेंडली एक एनवायरमेंटलिस्ट। तो उनको उनका ये स्वधर्म है कि हर स्टूडेंट को, हर युवा को और हर लद्दाखी को ये अवेयर करवाना कि हमें जब यूटी मिला तो वो उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, उसको कैसे हम आगे ले जाएं। तो वो अपने टॉक्स के थ्रू या अपने क्लासेस में ये अवेयर लोगों को करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, कैसे हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनने चाहिए।
तो वो लोगों को डेफिनेटली ज़्यादा अवेयर बनाती है और उनको एक, और डेमोक्रेसी में यही है ना कि जो हर इंसान वोट देता है वो आपके पैसे लेके ना वोट दे, पर वो समझ के इशू बेस्ड वोटिंग करे। तो एक डेमोक्रेसी में तो एजुकेट करना इन लोगों को, वो तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी गवर्नमेंट की ना। तो सोनम वही काम कर रहे हैं थ्रू हिज यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल और अपने उसके वजह से। तो हाँ, वो वहाँ के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं और इसीलिए गवर्नमेंट को लगा कि अगर उनको साइलेंस कर दिया जाए या उनको डराया धमकाया जाए या उनकी जो संस्थानें हैं उनके लाइसेंसेस कैंसिल किए जाएं और ये सब, तो वो डर के ये सब छोड़ देंगे और उनकी बात मानने लगेंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल, हर कोई ये समझता है कि उनको चुप करवाने के लिए ये सब किया जा रहा है। और ये अभी ही नहीं हुआ, 3 महीने पहले, उसके पहले लैंड की इशू थी और उसके पहले 1-2 साल से ये चल रहा है जब से उन्होंने ये वॉइस करने की कोशिश की। जी मैम, एक आखिरी सवाल है मेरा इस दिशा में, क्या आप लोगों ने सोनम की गिरफ्तारी के बाद बात करने की कोशिश की सरकार से सीधे, या आप अपने स्तर पर आप बताइए, क्योंकि आप ही इस पूरे मामले में अब आप देखभाल कर रही हैं सारी चीज़ों का, तो क्या आपने कोशिश की कि एलजी से बात कर लूं या सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएमओ से टाइम मिल जाए या एमएचए से टाइम मिल जाए आपको, या फिर जो नेता विपक्ष है राहुल गांधी, उनसे बात करने की कोशिश की आपने? नहीं, मैं लद्दाख के जो लीडरशिप हैं उनके टच में हूँ और जिनको भी मैं जानती हूँ, मैं ये कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ सीनियर लीडरशिप इंडिया से कि वो डायलॉग में सोनम को बुलाएं और उसी से जो डिसीजन निकलेगा, लद्दाखीज भी नहीं, उसी। ये जो अरेस्टिंग हुई उनकी, उसको लेकर भी कोई बातचीत हुई या किसी का फोन आया आपके पास समर्थन के लिए? सबने अपने अपने लेवल पे समर्थन किया है और हाँ, हम सबके साथ हैं, लेकिन किसी से 1-on-1 ऐसे नहीं बात की। अच्छा, और कपिल सिब्बल को आप लोगों ने अप्रोच किया था या उन्होंने कहा कि वो आप लोगों के लिए इस पूरे मामले पर आगे आकर केस लड़ना चाहते हैं, या क्या रहा ये? तो हमने विवेक तनखा जी को अप्रोच किया था अच्छा। थ्रू मेरे एक लॉयर हैं रुद्रितम, जो कि मैं बहुत सालों से उनको जानती हूँ, जो कि मदर श्री अरबिंदो के भी डिवोटी हैं। तो वो मुझे तनखा जी के पास लेके गए और तनखा जी और हमने फिर कपिल सिब्बल जी को अप्रोच किया। और क्योंकि एक नेशनल इम्पोर्टेंस का मुद्दा था, तो इसमें जितने सीनियर एडवोकेट्स जुड़े उतना ही अच्छा था। तो हाँ, और ये मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ कि कपिल सिब्बल जी, तनखा जी और बाकी भी जो जिन्होंने इस पे बहुत काम किया है, रितम और बाहुली, सिब्बल जी की टीम और सब ने, वो उन्होंने प्रो बोनो इस पे काम किया है और आई एम वेरी ग्रेटफुल, बहुत कृतज्ञ हूँ उनकी। नमस्कार, मेरा नाम अमीश है और मैं कैमरे के इस साइड से आपको यही शुभकामनाएं दे सकता हूं कि आप लोग अपनी लड़ाई में जीतें और धन्यवाद। सोनम वांगचुक को न्याय मिले, जिस न्याय की तलाश है उनको। मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी रहा हूं, उसमें मैंने बीएचयू में जब मैं पढ़ाई कर रहा था मैम, अब चूंकि इस पर बात हो गई, निधि इस पर फिर बात आगे बढ़ाएंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा पर्यावरण की तरफ आना चाहता हूँ, जो कि आप लोग की लड़ाई है, मूल लड़ाई यही है, उसके बीच के ये सब रिपर्कशन आप लोग को जो झेलने पड़ रहा है। तो हमने ये पढ़ा अपनी किताबों में कि 1972 में स्टॉकहोम में कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी, पूरी दुनिया जाग गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने लगी। आज की जब हम भारत सरकार की बात करते हैं, 2014 से लेकर 2025 11 साल बीत गए, मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थी के नाते, कि स्टूडेंट के नाते, कि यहाँ पर एनवायरनमेंट के मुद्दे कुछ पीछे छूट गए हैं। अभी अरावली का मामला हमने देखा, दिल्ली में स्मॉग रहता है, AQI 1000 रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बात ही नहीं है, इसका कोई मुद्दा ही नहीं है, सरकार पर लोड ही नहीं है। जोशीमठ उत्तराखंड में दरका जा रहा है, पहाड़ों पर इतना दबाव बढ़ गया है, लेकिन सरकार 4 धाम हाईवे बनाने में व्यस्त है। क्या आपको लगता है कि भारत, पूरी दुनिया जहां सतर्क हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर दिन प्रतिदिन और जागरूक हो रही है, भारत और पुरातन पंथी विचारों में जा रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ, तो बेसिकली लड़ाई इसी बात की है कि लद्दाख जब यूटी बना और उसकी डेवलपमेंट की बात हुई, तो वो एक ऐसा इलाका था जो अभी भी साफ़ सुथरा प्रिस्टीन था।
तो हम ये चाहते थे कि लद्दाख की डेवलपमेंट ऐसे हो जो पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बने, और इसके लिए हमारी जो यूनिवर्सिटी है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख, वो अपने आप को एक ऐसी संस्था समझती है जो कि कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट के लिए रिसर्च कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट के पास टाइम या पैसा नहीं होता है कि वो मूल शोध कर सके, फंडामेंटल रिसर्च। तो ये ही यूनिवर्सिटीज़ का काम होता है। तो डेफिनेटली जैसे हमारे सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं या स्कूल्स हम कहते हैं, वो इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, ताकि वो जो हम प्रोटोटाइप्स बनाएं उसके आधार पे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बना सके। तो मैं 1-2 उदाहरण आपको दूंगी जी। और हमें शुरू में ये गवर्नमेंट की इसलिए हमने सपोर्ट किया क्योंकि वो बिल्कुल स्लोगन्स जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही थे, जैसे कार्बन न्यूट्रल इंडिया या कार्बन न्यूट्रल लद्दाख, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। और कैसे बाद में हमें लगा कि वो जस्ट स्लोगन का यूज़ कर रहे हैं, और है नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो लद्दाख एक हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है, जो कि जहाँ पर अभी जैसे जनवरी में टेम्परेचर्स -20 से -30 तक भी जाते हैं। तो हमारे जो स्कूल ऑफ इको रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर है वो पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग्स बनाता है, जो कि जब बाहर -30 रहता है या -20 रहता है, अंदर +20 रहता है, वो बिना कोई हीटिंग के। तो हमने सोचा कि जो गवर्नमेंट कार्बन न्यूट्रल लद्दाख की बात कर रही है वो डेफिनेटली इन बिल्डिंग्स को प्रमोट करेगी, पैसिव सोलर हीटेड, क्योंकि ये बिल्डिंग्स कुछ भी कार्बन एमिट नहीं करते हैं। लेकिन यूटी बनने के बाद 6 साल हो चुके हैं 2019 से, अभी भी वहाँ जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं पीडब्ल्यूडी के, गवर्नमेंट के, वो सारे नॉर्मल सीमेंट और स्टील के ही आ रहे हैं। तो कार्बन न्यूट्रल लद्दाख स्लोगन के माध्यम से प्रधानमंत्री जस्ट वहाँ जो गाइगावॉट्स फोटोवोल्टेक लगाना चाहते हैं उसके लिए शायद एक स्टेज बना रहे थे, ताकि उसको वो सेल कर सकें कि जो फोटोवोल्टेक वहाँ लगा के एनर्जी जनरेट कर सकें, क्योंकि वो ग्रीन एनर्जी मानी जाती है। लेकिन वो ट्रूली कार्बन न्यूट्रल लद्दाख नहीं बनाएगी, क्योंकि कार्बन न्यूट्रल लद्दाख में आपको जहाँ से कार्बन एमिट हो रहा है उसको भी आपको कम करना है, और बिल्डिंग्स जो है सबसे बड़ा सेक्टर है जो कि 70% पोल्यूशन करता है, तो वो भी नहीं हुआ। फिर अभी जैसे जहाँ गाइगावॉट्स पावर लगेंगे वहाँ पर बहुत एकड़ ज़मीनें जाएंगी, और वही इलाके हैं जहाँ पर हर्डर्स जो हैं पश्मीना गोट वाले, जो कि हमारी इंडिया की शान है, पश्मीना जो मटेरियल, पश्मीना होता है। ये पूरे विश्व में ये एक बहुत प्राइड का हमारा प्रोडक्ट है। तो वो हर साल वो जो पश्मीना गोट्स हैं काफ़ी मात्रा में मर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा घास जो है उस पर स्नो रहता है 5-5, 6-6 महीने। तो ये हमने सेकंड एक रिसर्च किया कि कैसे हम फोटोवोल्टेक्स लगाएं ताकि नीचे हम फॉडर ग्रो कर सकें गोट्स के लिए, ताकि पूरे विंटर गोट्स उसके अंदर जा सकें और उनको खाना मिल सके। तो 6 शेड्यूल जो सोनम बात करते हैं वो इसी के लिए है कि जो भी उस इलाके में डेवलपमेंट हो वो उस जो इलाके के जो नॉलेज सिस्टम्स हैं, जो हज़ारों सालों से लोग जिस पे काम करते हुए अपना ज़िंदगी चला रहे होते हैं, उनको हम कैसे पॉलिसीज़ में लाएं। जैसे ये सब मैंने थोड़े छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन लड़ाई इसी बात की है कि शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ डेवलपमेंट चाहती है जो कि माइंडलेस डेवलपमेंट जो हर जगह हो रही है, जैसे आपने उदाहरण लिए नॉर्थ ईस्ट में हो या भारत के दूसरे पहाड़ी प्रांतों में हो, कि जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो दूसरी तरफ से डिस्ट्रक्शन भी करते हैं। डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन हैंड इन हैंड जाते हैं। तो पर ऐसा पॉसिबल है कि डेवलपमेंट सस्टेनेबली किया जाए, और ये उदाहरण से हम दिखा चुके हैं अब हमारी यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे प्रयोग के माध्यम से। उसको गवर्नमेंट को इन कंसिडरेशन लेना चाहिए, और वहाँ के लोगों का जो हज़ारों सालों से एक नेचर के साथ रिलेशनशिप है उसको मद्देनज़र रखते हुए फ्यूचर की डेवलपमेंट करनी चाहिए। वहाँ के लोगों की आवाज़ को डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ में आना चाहिए। यही है जो 6 शेड्यूल की या स्टेटहुड की बातें हैं
कि लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, और ऐसी डेवलपमेंट हो जो सस्टेनेबल हो। नहीं, वाक़ई एक जैसा कि आपने भी कहा कि सरकार के पास न इतना समय है, न इतना संसाधन है कि वो रिसर्च करे, और तो आप लोग की संस्था और आप लोग जैसे लोग करते हैं। ये हमने भी पाया कि सिविल सोसाइटी काम करती है इस तरह के मुद्दों पर, और एक जन जागरूकता अभियान चलाती है। और एक समय भारत में चल रहा था, एनवायरनमेंट एक बड़ा मुद्दा, कंसर्निंग मुद्दा हुआ करता था लोगों के लिए, और आज भी होगा, बहुत सारे लोगों के लिए होगा, मैं उनकी मेहनत को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो सिविल सोसाइटी का मूवमेंट और बड़ा होते जाना चाहिए था, इसका आकार बड़ा होना चाहिए था, इसमें लोगों की भागीदारी बड़ी होनी चाहिए थी, वो कहीं न कहीं उस रफ्तार में आगे नहीं बढ़ी भारत की संदर्भ में? और दूसरा मैं एक चीज़ ज़रूर चाहूँगा कि जो एक जेन ज़ी की हम लोग बात करते हैं कि वो बदलाव के लिए आकांक्षी रहता है, वो युवा वर्ग, उसको अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता दीजिए कि आप लोग क्या ऑफ़र करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ अगर करनी है उनको, तो अलग-अलग विधाओं पर वो पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो थोड़ा ये इंस्टीट्यूट के बारे में और सिविल सोसाइटी मूवमेंट के बारे में एक ब्रीफ मैम। तो किसी भी देश में एक गवर्नमेंट होती है, बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रॉफिट, जिनका मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ उनका मोटो होता है, और ये दोनों को बैलेंस करने के लिए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो हम सिविल सोसाइटी कहते हैं, जो कि ह्यूमैनिटेरियन मुद्दों पे काम करती हैं, एनवायरमेंटल मुद्दों पे काम करती है, जो कि गवर्नमेंट और इसको सपोर्ट करता है, और जो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है उसको बैलेंस करता है। इसीलिए हमारे देश में ये CSR भी था, ताकि गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ को जो सिविल सोसाइटीज़ हेल्प करती हैं अपने काम से, उसको कॉर्पोरेट्स भी सपोर्ट कर सकें। लेकिन कुछ मेरा ऐसा मुझे दिखने को मिला है कि पिछले 10 सालों में ये जो सिविल सोसाइटी है उसको एक एलाय के जैसे, एक फ्रेंड के जैसे, एक पार्टनर के जैसे नहीं मान के उसको एक प्रॉब्लम के जैसे देखा जा रहा है, तो जैसे सबके लिए FCRA रजिस्ट्रेशन मुश्किल कर दिया गया है, बहुत जनों का कैंसिल भी कर दिया गया है। मतलब मैं ये आई बिलीव कि बहुत लोग FCRA का मिसयूज़ भी करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यू किल द बेबी विद द बाथ वाटर, कि एक प्रॉब्लम निकल गया तो आप पूरा का पूरा ही आप बंद कर दो। तो सिविल सोसाइटीज़ को PPP जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जैसे देखना चाहिए, और सबको नेशन बिल्डिंग के मुद्दों पे जो काम कर रहे हैं उसको एक साथ सपोर्ट करके काम करना चाहिए, क्योंकि हर एक का अपना अपना फोकस है, और ये जो अलग अलग फोकस हैं ये हम इसको सिनर्जिस्टिक वे से आगे ले जा सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली सिविल सोसाइटीज़ का, जैसे आपने भी नोटिस किया, मुझे भी लग रहा है कि इसका जो मोमेंटम है पिछले सालों में थोड़ा कम हुआ है, और इन सोसाइटीज़ को पार्टनर की तरह ना देखते हुए एक एंटी एनिमी की गवर्नमेंट तरह देखा जा रहा है। और वो जो इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए मैम कि क्या है आपका इंस्टीट्यूट, अगर कोई नया बच्चा जाना चाहे तो वो कैसे संभव है, क्या क्या ऑफर करता है आपका इंस्टीट्यूट? तो भारत जैसे प्रिडोमिनेंटली एक ट्रॉपिकल लैंड है और प्लेन्स है यहाँ पर, पहाड़ी इलाके और टेम्परेट जो ठंड वाले इलाके बहुत कम हैं। तो ऐसे इलाकों के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस होने चाहिए हर चीज़ के लिए, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो पानी की समस्या हो। तो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख एक ऐसा विश्वविद्यालय बनने जा रहा है जो कि पहाड़ों के मुद्दों को समझे और युवाओं को ऐसा एजुकेशन दे जो एक्सपीरियंशियल हो, जो कॉन्टेक्चुअल हो, ताकि अपने उन सालों में जब वो वहाँ पढ़ रहे हैं वो उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालें इनोवेशन के माध्यम से, और उनको स्केल अप करें एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से, जो कि सॉल्यूशंस वहाँ के, जैसे मैंने आपको पैसिव सोलर हीटेड होम्स का एग्जांपल दिया कि वहाँ पर -30, जैसे रेस्ट ऑफ इंडिया में +30 +40 तक टेम्परेचर जाता है, वहाँ -30। तो वहीं के बच्चे उन हालातों को सुधारने में कैसे उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, वो है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। तो वहाँ हम पानी की प्रॉब्लम्स को आइस्तूपा के माध्यम से सॉल्व करते हैं, फिर
हरियाली की प्रॉब्लम को ग्राफ्टिंग और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि फिर से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का स्लोगन रहा है, स्टार्टअप इंडिया या इनोवेट इन इंडिया, तो उस पर बेस्ड है, ना कि याद करके रट्टा मार के एग्ज़ाम लिख लिया और सर्टिफिकेट लेके कोई जॉब ढूंढने चले गए। तो यहाँ पर इम्पैक्ट क्रिएटर्स, सोशली काम करने वाले, सोशल एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर्स, ऐसे हम बच्चे को ग्रूम करने की कोशिश करते हैं। लद्दाख के बाहर के भी बच्चे? हाँ, तो इसमें हर अलग अलग तरह की फेलोशिप्स हैं। कुछ हैं जो लद्दाख के लिए हैं, कुछ हैं जो पूरे भारत, और ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ बाहर के बाकी के हिमालयन कंट्रीज से भी बच्चों के लिए ये यूनिवर्सिटी है। जी। अच्छा, वो जो आप वो एक हट के बारे में बता रही हैं, जो जीरो कार्बन इमिशन हट है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना कि बाहर -20-30 है और अंदर बिना किसी मशीन के, बिना किसी बिजली के अगर 20 और 25 डिग्री टेम्परेचर आप मेंटेन करें, तो ये क्या है मतलब? तो इसके ये हट ही नहीं है। जब हम मिट्टी के घर की बात करते हैं तो हमें गरीब हट का इमेज आता है। ये बहुत मॉडर्न और रैम्ड अर्थ की बिल्डिंग्स हैं। कहा जाता है कि कैलिफोर्निया में ये ऐसी बिल्डिंग्स सिर्फ रिच ही नहीं, रिचेस्ट ऑफ द रिच इसमें रहते हैं। जो हॉलीवुड के स्टार्स हैं वो ये अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लेबर बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये रैम्ड अर्थ की हो सकती हैं, बाकी मिट्टी के घर हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत मॉडर्न और लग्जूरियस भी हो सकते हैं, जस्ट हट नहीं है। क्योंकि भारत में 70% जो गांव के लोग हैं वो आज भी मिट्टी के घरों में रहते हैं, और ये मिट्टी के घर बुरे नहीं हैं, पर अनफॉर्चुनेटली पिछले 80 सालों में जब से हम रिपब्लिक इन फ्री कंट्री बने हैं, हमने एक भी आर्किटेक्चर, अर्थ आर्किटेक्चर की यूनिवर्सिटी नहीं बनाई इस देश में, और हम वही वेस्टर्न सीमेंट स्टील वाला करने लगे। तो हम यहाँ पर अर्थ आर्किटेक्चर की बात करते हैं, और कैसे जो वास्तुशास्त्र में हमारे था कि कैसे आप एलिमेंट्स को नज़रअंदाज देखते हुए कि सूरज कहाँ से आ रहा है, हवा कहाँ से चल रही है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ही वैसा हो, मटेरियल ही ऐसे यूज़ करें कि अभी ये हम जैसे फॉसिल फ्यूल यूज़ करके गर्म या ठंडा करते हैं हीटर या कूलर से, लेकिन हमारे पास ऐसा वास्तुशास्त्र में था। जैसे आप हवा महल ले लीजिए, या राजस्थान के बाकी जहाँ मार्बल यूज़ करके कैसे हम 10-15 डिग्री ठंडा रख सकते हैं या गर्म रख सकते हैं। तो उसी को हम रिवाइव कर रहे हैं, जिसको मैंने कहा कि हमारे इंस्टीट्यूट में हम इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को रिवाइव करते हैं और मॉडर्न कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ उसको ब्लेंड करके नए सॉल्यूशंस निकालते हैं। ये एक बड़ी विडंबना है कि आप लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं और एक सरकार कहती है कि हम इसको प्रमोट करने आए हैं। इसी के वादे के साथ आई थी सरकार की वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम को पीछे हम बहुत भाग लिए, अब इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ चलने का वक्त है, और वो आप लोग को सपोर्ट नहीं करे बल्कि आपके खिलाफ खड़ी है। आपको लगता नहीं कि आप लोग के हौसले पर ये बहुत बड़ी चोट है? पहली बात तो ये कि अभी जो इंडियन नॉलेज सिस्टम पे काम चल भी रहा है वो जैसे 1-2 साइलोज बन गए हैं कि हाँ, बहुत इंडियन नॉलेज सिस्टम पे काम चल रहा है, पर उसको मॉडर्निटी के साथ कैसे ब्रिज करना है वो अभी भी नहीं हो रहा है जितने हद तक होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट है, क्योंकि हमारे जो पैसिव सोलर हीटेड घर हैं वो गवर्नमेंट ने ही आर्मी के लिए अडॉप्ट किया। आर्मी उसको 2 लाख स्क्वायर फीट हमसे बनवाया इंडियन आर्मी ने, और बाकी भी बहुत जगह जगह पे स्कूल्स के लिए हमें कंसल्टेंसी असाइनमेंट्स दिए उन्होंने कि कैसे इसको ड्राइंग्स बनानी है, और ये सब। एनर्जी मिनिस्टर ने हमें अवार्ड भी दिया था। आई स्तूपा के लिए भी बहुत सारे हमें अवार्ड्स मिले हैं। तो अभी ये जो मैंने आपको कहा कि जो हम घास उगाने का पश्मीना भेड़ों के लिए, हाँ, जो हमने रिसर्च किया पश्मीना गोट्स, वो भी गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो उनको ये आइडियाज़ अच्छे नहीं लग रहे, अडॉप्ट नहीं कर रही, वो कर रही हैं। लेकिन सोनम को डिटेन करने के पीछे कुछ हयाल के साथ प्रॉब्लम नहीं है उनको। इवन जो हयाल के ज़मीन वो लेके जा रहे हैं या सीबीआई डाल रहे हैं, वो उनको भी पता है कि ये कुछ इस मुद्दों में कुछ स्ट्रेंथ नहीं है। उनको बस ले जाने का वजह ये है कि वो 6 शेड्यूल और स्टेटहुड
कि जो इंसान नेशनल लेवल पे बात कर रहा था वो उसको साइलेंस कर दिया जाए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव थे, वो लोगों की आवाज़ को बाहर ले जा रहे थे। लेकिन ये हर लद्दाखी और हर लीडर की ये मांग है लद्दाख में कि, और ये एक डेमोक्रेटिक राइट है। जब भारत प्रोविंशियल मतलब स्टेट्स बन रहा था तो हमने लिंग्विस्टिक डिमांड्स की थी, स्टेट्स की डिमांड की थी। हाँ के वजह से हम बने। और लिंग्विस्टिक में जस्ट लैंग्वेज नहीं आती, उसमें कल्चर, ट्रेडिशन सब आता है। और विविधता में एकता जो हम कहते हैं वो हमारे देश का फाउंडेशनल फिलॉसफी है, वो हिंदुइज्म की फाउंडेशनल फिलॉसफी है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको एक सराहा है कि हर अलग अलग जो है संस्कृति वो मेंटेन की जाए और वो रिप्रेजेंट हो। तो 6 शेड्यूल मांगना कुछ गलत नहीं है इसके हिसाब से, क्योंकि 95% पॉपुलेशन वहाँ पर शेड्यूल ट्राइब है और उनको पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अपना वो प्रिजर्व करना और एक्सप्रेस करना। और सेकेंडली एक डेमोक्रेटिक नेशन में हर जगह लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करने की फ्रीडम है। तो ये भी कुछ अलग नहीं मांग रहा लद्दाख कि वो अपने कोई एलजी नहीं आके यहाँ वहाँ चलाए जो कि सेंटर का अपॉइंटेड हो, पर वहाँ के लोग खुद अपने आप को अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करें। तो ये दोनों मांगे बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल हैं और बहुत ही जायज़ हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी हैं, ताकि लद्दाख अपनी सुंदरता को, अपनी जो यूनिकनेस को प्रिजर्व कर सके डेवलपमेंट के साथ साथ। नहीं तो हमने जैसे पहले कहा कि डेवलपमेंट के साथ साथ संस्कृति और जो वहाँ का जलवायु है वहाँ का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। नहीं, आपने बहुत सुंदर बात कही। और आपने अपने शुरुआत में पंडित नेहरू की भी किताब का जिक्र किया। पंडित नेहरू भी कहते थे कि भारत जो है वो सभ्यताओं और संस्कृतियों का चौराहा है, संगम है। यहाँ सभ्यताओं और संस्कृतियाँ मिलती हैं, तो उनकी बात और उनके प्रोटेक्शन की बात तो होनी ही चाहिए। नेहरू जी ने भी ये कहा है, श्री अरबिंदो ने भी ये कहा है, क्योंकि जब श्री रामलू जी, जिसका जिक्र सोनम ने भी किया है, वो आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे, तब श्री अरबिंदो अपनी फिजिकल बॉडी में थे और तब उन्होंने सपोर्ट किया था कि आंध्र प्रदेश की अपनी एक आइडेंटिटी है और उसको एक अलग स्टेट बनना चाहिए 1950s में, जब ये इसके लिए आंदोलन चल रहा था। तो वहाँ से हम सीख सकते हैं कि अगर ये फ़िलॉसफ़ी हम इसमें मानते हैं, एक तो हम इंडियन फ़िलॉसफ़ी है और हिंदू फ़िलॉसफ़ी है। अगर ये पार्टी अपने आप को हिंदू पार्टी कहती है, तो ये सबसे हिंदू विचारधारा ये है कि विविधता में एकता, डाइवर्सिटी, सब एक जैसा नहीं सबको बना देना है, पर हर एक की यूनिकनेस को, हर एक के कल्चर को, सभ्यता को, संस्कृति को सजोए रखना है। मैं 2015 में लेह गया, लद्दाख गया था। और मैं जैसे बहुत तो नहीं घूम पाया हूँ इस देश में ही अभी, लेकिन बहुत जगहों पर भी गया हूँ। तो वो ऐसी खूबसूरती थी जिसको देख के एक सामान्य भाषा में आदमी कहता ना कि खूबसूरती इतनी कि पागल हो जाए देख के आदमी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की जो यात्रा है तमाम पहाड़ों को उतना ही खूबसूरत बचाए रख पाएगी। इसके लिए आपको शुभकामनाएं। गीतांजलि जी, पॉलिटिक्स की बहुत बात हो रही थी, आप पॉलिटिक्स में एंट्री करना चाहेंगी? नहीं, हमारे ख्याल में एक स्कूल है, स्कूल फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। तो खुद पॉलिटिक्स में एंटर करके आप एक ही पॉलिटिशियन बन सकते हो, पर आप अगर स्कूल फॉर पॉलिटिकल लीडरशिप में आप हज़ारों पॉलिटिकल लीडर्स तैयार कर सकते हो उसी टाइम में। तो सोनम और मैं दोनों हम इसमें एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, पर हम ऐसे युवाओं को तैयार करेंगे जो कि काफ़ी सीखने को मिला है पिछले 3 महीनों में मुझे पॉलिटिक्स के बारे में, देश में जुडिशरी के बारे में, पुलिस सिस्टम के बारे में, प्रिजन के बारे में। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज करने की ज़रूरत है और ये हम बेस्ट कर सकते हैं कि हज़ारों युवा इसके लिए हम रेडी करें, तैयार करें, जो कि इस काम को आगे ले जाएं। हाँ, ब्लैक बेल्ट भी हैं। आपके सफ़र के बारे में मैं पहले जानना चाहूँगी कि आपकी खुद की निजी यात्रा कैसी रही? आप एक ट्रेन्ड डांसर भी हैं बैले में, उसके अलावा एक सिंगर भी हैं, ट्रेन्ड सिंगर हैं। तो ब्लैक बेल्ट तक की ये जो आपकी यात्रा है, वो कहाँ से शुरू होती है? तो बचपन में जब मैं हिंदी मूवीज़ देखती थी तो मुझे ये बहुत बुरा लगता था कि
जो हीरोइन है वो चेयर के साथ बंधी हुई है और हेल्प हेल्प चिल्ला रही है और किसी हीरो का वेट कर रही है, तो मुझे लगता था खुद क्यों नहीं अपने आप को डिफेंड कर सकती। तो जब मैं बड़ी हुई तो मैंने कराटे सीखा और ब्लैक बेल्ट किया, और इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन आया खुद में कि आप एक निडर से बन जाते हो, क्योंकि भारत में अभी मोस्टली जो महिलाएं हैं, विमेन हैं, वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हैं, उस इंडिपेंडेंस की तरफ जा रही हैं, लेकिन अभी भी इतने सारे हमें केसेस सुनाई पड़ते हैं जो कि जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि हर वुमन को इस देश में एक अपने आप को सेल्फ डिफेंड करने के लिए रेडी होना चाहिए। और सेकेंडली फिर मैंने एक पीसफुल वॉरियर शुरू किया, एक इनिशिएटिव जिसका एम है कि सारे मेकिंग एवरी गर्ल इन इंडिया ब्लैक बेल्ट। तो वो एक जर्नी अलग सी ही होती है जिसमें कि आपके अंदर बहुत आत्मविश्वास आता है। और वैसे भी मैं बचपन से श्री औरोबिंदो के थॉट प्रोसेस से बहुत प्रभावित हूँ, और उनका जो इंटीग्रल एजुकेशन है तो उसमें अपने हर एस्पेक्ट को डेवलप करने की बात होती है, जैसे फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल। तो वो अपनी एस्पेक्ट्स को डेवलप करना और किसी भी एज में कुछ भी सीख पाना, लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना, तो ये सब जो मेरे आइडियाज़ हैं, इन्हीं को मैंने टेस्ट करने के लिए 33 साल की उम्र में ब्लैक बेल्ट बनना शुरू किया अपने बेटे के साथ। तो हम दोनों ने एक साथ ब्लैक बेल्ट अचीव किया और वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी। और फिर इंटीग्रल एजुकेशन में ही है कि आप किसी भी एज में कुछ भी सीख सकते हैं। तो उसको टेस्ट करने के लिए मैंने 35 एज की उम्र में 35 में रशियन बैले सीखना शुरू किया, क्योंकि वो सबसे डिफ़िकल्ट डांस फॉर्म है। उसके पहले मैंने ओडिसी डांस सीखा था इंडिया में। तो ये देखने के लिए कि 35 में भी बॉडी इतनी रेडी होती है क्या, सबसे डिफ़िकल्ट, और 1 साल में मैं पॉइंट शूज़ में डांस कर पाई। तो ये अब खुद को प्रूव करने के लिए कि किसी भी एज में हम कुछ भी सीख सकते हैं, और अगर हम फिज़िकल स्किल्स अचीव कर सकते हैं तो मेंटल और इमोशनल तो हम कभी भी कर सकते हैं। और हाल ही में मैंने अपनी एजुकेशन में PhD भी कंप्लीट की। तो हाँ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, खुद को रीइन्वेंट करते रहना, सीखते रहना। अभी भी जो ये सिचुएशन आई है, सोनम भी अपने आप को रीइन्वेंट कर रहे हैं, नया सीख रहे हैं। तो रेजिलियंस, हार्ड वर्क और खुद को हमेशा से इम्प्रूव करते रहना, सीखते रहना, यही हमारी फ़िलॉसफ़ी रही है। अच्छा, इस यात्रा में सोनम जी से कहाँ कब मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई उनसे? तो हम एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे थे और एक कॉन्फ्रेंस में हमारी मुलाकात हुई। और तो इतना इंटरेस्टिंग था कि जैसे एक दूसरे का कोई दिमाग एको कर रहा हो, आइडियाज़ एको कर रहे हो, सिमिलर आइडियाज़ थे, सिमिलर थॉट्स थी कि कैसे एजुकेशन को कॉन्टेक्स्ट में स्थित होना चाहिए, कैसे वो लर्निंग बाय डूइंग एक्सपीरियंशियली होना चाहिए, और कैसे सारे सब्जेक्ट्स को मिला के हमको पढ़ाना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ एक जैसे थे, तो जिसकी वजह से हमने सोचा कि ये हायर एजुकेशन की फील्ड में ये सारे लाना चाहिए ये सब आइडियाज़ को। जो आप भले ही कहते हैं कि आप एपॉलिटिकल हैं, सोनम या आप जो हैं वो एपॉलिटिकल रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन जब आपको दूसरी पार्टी समर्थन देती हैं, समर्थन का मतलब ये कि सोनम वांगचुक जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो सारी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी समर्थन देती है। कपिल सिब्बल आपका केस भी लड़ रहे हैं। जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी आपके लिए पोस्ट किया था, ट्वीट किया था सोनम वांगचुक के लिए। कभी उनसे बात हुई? कभी पॉलिटिकल पार्टीज ने आपको कोई ऑफर करने की कोशिश की, या मान लीजिए सिर्फ कॉल ही किया, समर्थन देने के लिए कॉल किया? मतलब बहुत तबकों से, बहुत अलग अलग फ्रंट से हमें हेल्प आई है। तो वो मैं पॉलिटिक्स और पार्टी को एट्रीब्यूट नहीं करूँगी, क्योंकि हमारी खुद की भी ये सोच है कि
हर पार्टी एक आइडियोलॉजी पे बेस्ड होती है, और अगर आपकी आइडियोलॉजी इतनी ब्रॉड है कि हर पार्टी का आपको कुछ ना कुछ पसंद है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही पार्टी का पक्ष लेना होता है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम हर पार्टी से सपोर्ट लेने के लिए रेडी हैं, जो कि हमारे विज़न में और हमारे उस पे विश्वास रखते हैं, और हम हर पार्टी को सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं जहाँ जहाँ हमारा अलाइनमेंट एजुकेशन, एनवायरनमेंट, एक विश्व गुरु ट्रूली इंडिया जहाँ हम बनाना चाहते हैं, और जो भी इसके लिए काम करेगा हम उसके साथ देंगे, वो किसी भी पार्टी का हो और किसी भी स्फीयर से आए लाइफ में। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया का पूरा इकोसिस्टम है, उसमें एक नाम और था जो आपके समर्थन में बड़े अच्छे तरीके से सोशल मीडिया पर, ध्रुव राठी, जिन्होंने सोशल मीडिया पर कई ट्वीट्स, एक के बाद एक ट्वीट्स जो हैं वो सोनम वांगचुक के समर्थन में किए कि उनको इल्लीगली डिटेन किया गया, ऐसे कई ट्वीट्स थे। आपसे कभी संपर्क हुआ उनका? हाँ, तो जिन्होंने भी सोनम के सपोर्ट में सोशल मीडिया पे किया है, मैं सबके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हाँ, ध्रुव राठी बहुत उनके फॉलोअर्स हैं, तो वो हमें मतलब नज़र आते हैं, लेकिन जो राजदीप सरदेसाई ने भी एक स्ट्रेट बैट में कहा था, बहुत सारे जो मेजर जनरल्स हैं आर्मी के, उन्होंने जो यश जी हैं, उन्होंने भी इसके बारे में कहा था। बहुत सारे छोटे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिनके कम फॉलोअर्स हैं, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। और हाँ, बहुत जनों ने हमें कांटेक्ट भी किया, फैक्ट चेक के लिए भी बताया, और हम सब का बहुत बहुत थैंकफुल हैं जिन्होंने भी बिना डरे सोनम के लिए आवाज़ उठाई, क्योंकि बहुत जने डर के चले भी गए हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो ये टफ़ टाइम्स रियली आपको दिखाता है कि आपके दोस्त कौन हैं और कौन आपके साथ जस्ट आपसे बेनिफिट लेने के लिए थे। तो जिन्होंने भी हमारा साथ दिया है और हमारे लिए आवाज़ उठाई है, मैं सबके लिए कृतज्ञ हूँ, और हम मतलब बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं उनके लिए। क्योंकि आप एक सिंगर भी हैं, अंत में मुझे आपसे मैं चाह रही हूँ कि आज की परिस्थिति में कोई गाना आपको याद आ रहा है? कोई भी 2 लाइन जो आपको प्रेरित करती हो, या श्री अरबिंदो जो आपकी इंस्पिरेशन रहे, वहाँ से कुछ आपके मन में आता है? नहीं, बस एक शेर है जो कि रोज़ सुबह मतलब मैं वो दिमाग में आता है, और क्योंकि ये बहुत एक अनफेमिलियर सा टेरेन था और बहुत डेंजर से भी भरा था, तो सुबह उठ के मैं श्री अरबिंदो मदर को इवोक करती हूँ और उनको प्रे करती हूँ, सरेंडर करती हूँ। और ये शेर मुझे बहुत स्ट्रेंथ देता है कि फ़ानूस बनकर हिफाजत जिसकी खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इसी के साथ आपको आगे के लिए शुभकामनाएं। आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार मंच पर एक नए मेहमान से मुलाकात होगी। आप तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।